कुछ रिजल्ट रिव्यू करते हैं कल आने वाले नंबर्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स, भारत फोर्ज, सीमेंस, अशोक लेलैंड मिलाकर वायदा के 7 नंबर्स आएंगे। हमारे साथ मंगलम जुड़े हैं, दीपाली, कंचन और मिताली। तो एक 360 डिग्री एनालिसिस सभी स्टॉक्स का एक प्रीव्यू करते हैं। शुरुआत मंगलम से करते हैं और जानते हैं कि जुबिलेंट फूड के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे इस बार। कंपनी ने अपना एक थर्ड क्वार्टर अपडेट भी दे दिया और स्टॉक भी अगर आप देखें तो अपने 52 वीक लो से कुछ 65% चल चुका है। कंपनी ने अपने थर्ड क्वार्टर अपडेट में बताया था कि उनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 56% ग्रो हुआ है। पर ये याद रखिए, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में उनका जो डीपी यूरेशिया का एक्विजिशन था वो भी आता है, तो स्टैंड अलोन रेवेन्यू उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी 19% से बढ़ा है। और ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में हमने देखा है एक छोटी सी रिकवरी आई है और उसमें सबसे बड़ा हाथ जुबिलेंट फूडवर्क्स का है। इंडिया का जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, जो पहले हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कहते थे, वो 12.5% है। काफ़ी क्वार्टर्स के बाद वो डबल डिजिट में आया है और कंपनी ने 60 नए डोमिनोज स्टोर्स खोले हैं इस क्वार्टर में। तो जब हमें रेवेन्यू मालूम है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मालूम है और लाइक फॉर लाइक मालूम है, तो एनालिस्ट ने पोल किस चीज़ का बनाया? उन्होंने एबिटा और नेट प्रॉफिट का बनाया। एबिटा में हम देख रहे हैं कि 14% का इजाफा होगा, करीब 20% मार्जिन वर्सेस 21% सेम टाइम लास्ट ईयर, और प्रॉफिट 25% बढ़ेगा। कि क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, क्या है जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए? लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, वो डाइन इन और डिलीवरी दोनों में कैसी है वो देखना ज़रूरी है। डिलीवरी तो बढ़ रही है, डाइन इन में क्या जो वीकनेस थी वो सस्टेन हुई या नहीं। दूसरा, ग्रॉस मार्जिन्स, उनके ग्रॉस मार्जिन्स कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारे वैल्यू ऑफर्स दिए थे स्ट्रीट को, तो वो उनके एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा। और तीसरा, हम जुबिलेंट फूडवर्क्स को अब तक डोमिनोज की वजह से जानते हैं, आगे जाके पॉपाइज में क्या ग्रोथ होगा, जो उनका चिकन सैंडविच बिजनेस है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर उसे हम पूरी तरह देखें जुबिलेंट फूड को एज अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेटफॉर्म। तो जुबिलेंट फूड्स के नतीजे अच्छे रह सकते हैं। जो देखने वाली बात होगी कि डाइनिंग में कमजोरी जो थी वो घटी है कि नहीं, साथ ही डिलीवरी बिजनेस का कैसे कर रहा है। चलिए अब दीपाली जी के पास चलते हैं। अशोक लेलैंड के नतीजे कैसे रह सकते हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ऑटो सेक्टर पे खास पकड़ रहती है इनकी। दीपाली जी बताइए। थैंक्स श्रेया। और नंबर्स अशोक लेलैंड से थोड़े सॉफ्ट ही एक्सपेक्टेड हैं। रेवेन्यूज़ में सिर्फ 2% के आसपास का ड्रॉप आ सकते हैं। वहीं अगर मुनाफे को देखेंगे तो यहाँ पर 15% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। एबिटा मार्जिन्स भी स्लाइटली डिप ही रह सकते हैं, 2% के आसपास का ड्रॉप एबिटा में रह सकता है। और एबिटा मार्जिन्स देखें तो 12% से घटकर 11.9% पर रह सकते हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर में एक्सेप्शनल गेंस की वजह से काफ़ी नंबर्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए थे प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर, लेकिन अगर इस साल हम देखेंगे तो सभी एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई देंगे, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी और वाई बेसिस पे भी। दरअसल ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे इस क्वार्टर में तो सबड्यूड ही रही हैं। इनफैक्ट 1 से 1.5% के आसपास की ड्रॉप देखने को मिला था ओवरऑल वॉल्यूम्स में इस क्वार्टर में। इनफैक्ट जो सभी सेगमेंट्स हैं अशोक लेलैंड के, फिर चाहे वो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो और लाइट कमर्शियल सेगमेंट हो, सभी में डिमांड जो है वो सबड्यूड है। हालांकि अगर MHCV की बात करें, जो मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है अशोक लेलैंड के लिए, यहाँ पर बस सेगमेंट तो कंपैरेटिवली बेटर कर रहा है, लेकिन ट्रक सेगमेंट में अभी भी डिमांड कमज़ोर है और वॉल्यूम्स भी लगातार कमज़ोरी साइड पर ही बने रहेंगे। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो जो थोड़े स्टेबल मार्जिन्स दिखाई दे रहे हैं वाई बेसिस पे और सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े से बेटर दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि स्टील प्राइसेस सॉफ्ट हुए थे, उसका फ़ायदा इनको मार्जिन फ्रंट पर मिला है। तो नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट साइड पर ही रहेंगे, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की आगे के डिमांड आउटलुक को लेकर, स्पेशली MHCV LCV सेगमेंट में डिमांड कैसे दिखाई दे रही है आगे, मार्केट शेयर कंपनी का MHCV सेगमेंट में किस तरीके का है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं कंपनी के, ये कुछ कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन नंबर्स थोड़े सॉफ्ट। जी, नंबर थोड़े से सॉफ्ट होने की यहाँ पर फियर है। चलिए अभी काम करते हैं, कंचन के पास चलते हैं। भारत फौज एक और वीक स्ट्रक्चर, इस दौर में सबसे ज़्यादा कोलैप्स हुआ भारत फौज। याद रखिएगा जून में इसका प्राइस था 1768, नाउ इट्स 1109, बड़ा रिट्रेसमेंट। कंचन की एक्सपेक्टेशन क्या है? नंबर्स यहाँ पे भी हमें ठंडे ही देखने को मिल सकते हैं। अगर रेवेन्यू साइड की बात करी जाए तो केवल 2% की बढ़ोतरी संभव है। इनफैक्ट पैट में भी 2% का अपसाइड एक्सपेक्टेड है, लेकिन एबिटा और मार्जिन दोनों ही 1 से 2% तक हमें इस क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बेसिकली जो थोड़ी बहुत हमें बढ़त देखने को मिली है रेवेन्यू में, जो इनके डिफेंस ऑर्डर है उसमें जो रैंप अप है उसके चलते देखने को मिली है, लेकिन जो इनका डोमेस्टिक बिजनेस है, साथ ही साथ जो इनका एक्सपोर्ट बिजनेस है, दोनों ही हमें इस क्वार्टर में थोड़े से ठंडे देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो मार्जिन है वो भी इस टाइम पे फ्लैट साइड में है।
वाई एंड वाई बेसिस मार्जिन की बात करी जाए तो वो तो नेगेटिव साइड में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हो सकता है कि मार्जिन हमें थोड़े से स्टेबल साइड में देखने को मिले। अब आपको फोकस कहां पे रखना होगा इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है, इस पे आपको रखना होगा खासा फोकस। टाइमलाइन कंपनी की तरफ से किस तरीके की आती है ऑर्डर कंप्लीटेशन को लेके, और सरकार की तरफ से और बाकी जगहों से कंपनी को किस तरीके के ऑर्डर्स, नए जो ऑर्डर्स हैं वो मिलते हैं, इस पे खासा फोकस रखना है। लेकिन ओवरऑल जो नंबर है वो इस टाइम पे हमें ठंडे ही देखने को मिलेंगे। नंबे ठंडे आ सकते हैं, भारत फोर्ज के ऑर्डर बुक पे खासी नजर रहेगी। चलिए ये बात हुई भारत फोर्ज की, अब चलते मिताली के पास। सीमेंस के नतीजे कैसे रह सकते हैं उनसे जानते, बताइए मिताली। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो अच्छा खासा हमें 16% की यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकती है सीमेंस में। साथ ही एबिटा में भी 29% की ग्रोथ स्ट्रीट ने एस्टिमेट किया है। एबिटा मार्जिन में 139 बेसिस पॉइंट्स की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 13.74% के आसपास आपको एबिटा मार्जिन नजर आ सकते हैं। साथ ही पैट में 24% की ग्रोथ के साथ 629 करोड़ के आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो स्पेसिफिकली इसके ऑर्डर बुक पोजीशन के कारण, जो इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन है उसके चलते नजर आ सकता है। साथ ही जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट है वो भी इसके जो मिक्स का चेंज हुआ है, साथ ही ऑपरेशनल लेवरेज के कारण हमें देखने को मिल सकता है कि मैट्रिक्स जो यहाँ पे ध्यान रखने लायक होंगे वो मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री, साथ ही लोकोमोटिव ऑर्डर का एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस, डिजिटल इंडस्ट्रीज का जो इसका सेगमेंट का डिमांड है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की डिमांड का आउटलुक, साथ ही एक्सपोर्ट के आउटलुक पर यहाँ पे खास आपको नजर रखनी चाहिए सीमेंस के लिए। ओके, सीमेंस के लिए शुक्रिया मिताली। और सिमंस मुझे थोड़ा डाइसी विकेट पे नज़र यही आ रहा है, और जैसा अपोलो के साथ हुआ आज, एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। आपकी राय अमित जी ये बताइएगा, सिमंस का भाव आज जिस ट्रजेक्ट्री पे है 5204, आपको याद होगा मेरे ख्याल से अप्रैल 2024 में लगभग 3 अप्रैल के आसपास यही इसका मिड पॉइंट था जहाँ से एक बड़ी तेज़ी शुरू हुई। उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8050 तक गया। ये अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 5100-5200 की ट्रजेक्ट्री तोड़ दे तो नीचे का प्रोजेक्शन क्या होगा, लाइकली टू बी, और जिसके पास है, या फिर अगर मान लीजिए डाउनसाइड को प्ले करना हो तो कौन सा पुट तर्कसंगत है प्ले करने के लिए? जी विनीत जी, काफी वीक स्ट्रक्चर है। कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बन रहे हैं। कोई भी पुल बैक 10 डेमा को भी अब इनफैक्ट सस्टेन नहीं कर रहा। वहां से वापस हम कोलैप्स देख रहे हैं इसमें सीमेंस में। इनफैक्ट कल के सत्र में 2 बजे मैंने इसमें शॉर्ट कॉल भी दी थी। लगभग 5350 के लेवल्स पे उसके टारगेट आज अचीव हो गए हैं। आज अगर चार्ट देखें तो एक अहम लेवल, मेक और ब्रेक लेवल जो 5200 का है, वहां पे ये होवर कर रहा है। जिस हिसाब से वीकनेस है, अगर क्लोजिंग बेसिस में ये टूटता है तो आई थिंक यहाँ पे 5100 से लेके 5050 तक के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। तो किसी का शॉर्ट है तो बने रहे। स्टॉप लॉस यहाँ पे अब रखे लगभग 5250 रुपीज का। ओके, AI एक्शन